वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपके पैरामेडिकल और आईटीआई के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग इस चैनल पर नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो। और दोस्तों, कल से एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है जिसमें आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा, ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाएगा। तो यदि आप लोग इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग जो है जल्द से जल्द ज्वाइनिंग ले लीजिए। काफ़ी बच्चे एडमिशन ले चुके हैं। यहाँ पे आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा, हर एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ क्लासेस जो है डेली चलेगा, जूम ऐप पे चलेगा, सप्ताह में 7 दिन, हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स होंगे। और साथ ही साथ वीकली डाउट सेशन भी चलता है और प्रत्येक रविवार के दिन मेगा टेस्ट भी लिया जाता है। और साथ ही साथ प्रीवियस पेपर भी आपको कंप्लीट करवाया जाएगा, है ना। तो यदि आप लोग इस पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग जो है दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कीजिए और जल्द से जल्द इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन है, हिरन के बच्चे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? यानी अ यंग ऑफ डियर। तो हिरन के बच्चे को क्या कहेंगे? काफ, फाउल, बनी या फॉन? जल्दी से जवाब दीजिएगा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपके पैरामेडिकल में आ चुका है ये क्वेश्चन। बिल्कुल फास्ट आंसर देना है हर एक स्टूडेंट को। तो वेरी गुड बच्चों, यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं, हाँ जी, यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, देन आप लोग का आंसर सही है ना। तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी हिरन के बच्चे को क्या कहते हैं? फॉन कहते हैं, FAWN, फॉन। ठीक है, हाँ जी। बात करेंगे स्टूडेंट काफ के बारे में। तो काफ जो होता है CALF, ये किसके बच्चे को कहते हैं? ये किस जानवर का बच्चा होता है? ये होता है गाय का, है ना। तो अगर पूछे कि ए यंग ऑफ काउ, देन क्या आंसर दीजिएगा? ए यंग ऑफ काउ, यानी गाय के बच्चे को क्या कहते हैं? काफ कहते हैं, यानी बछड़ा होता है वो, है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बात करेंगे स्टूडेंट फॉल के बारे में। तो फॉल का मतलब क्या होता है? FOUL। फॉल का मतलब होता है बच्चों बहुत ही खराब, बोल सकते हो बहुत ही खराब, बहुत खराब। ठीक है, हाँ जी। और यहाँ पे लास्ट जो ऑप्शन बचा हुआ है बनी, बनी का मतलब क्या होता है? ए यंग ऑफ रैबिट, यानी खरगोश के बच्चे को बोलते हैं, ए यंग ऑफ रैबिट। ठीक है, हाँ जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ खरगोश रखे जाते हैं कहलाते हैं। बताइए वो स्थान क्या कहलाता है जहाँ खरगोश रखे जाते हैं? यानी द प्लेस वेयर रैबिट्स आर केप्ट इज कॉल्ड। क्या कहा जाता है? डेन कहा जाता है, पेन कहा जाता है, स्टॉय कहा जाता है या हैच कहा जाता है? जल्दी से जवाब दीजिएगा स्टूडेंट। बहुत ही मज़ेदार वाला क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन आ चुका है आपके पैरामेडिकल के एग्जाम में। वह स्थान जहाँ खरगोश रखे जाते हैं कहलाता है, वो स्थान क्या कहलाता है? वेरी गुड बच्चों, यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, देन आप लोग का आंसर सही है। तो वो स्थान क्या कहलाता है? हज कहलाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और अभी मैं बताया था खरगोश के बच्चे को क्या कहते हैं, यानी अ यंग ऑफ रैबिट्स क्या कहा जाता है? जल्दी से बता दीजिए प्यारे बच्चों। ए यंग ऑफ रैबिट क्या कहा जाता है? बनी, याद रखिएगा, बनी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट, अब यदि बात किया जाए ऑप्शंस के बारे में, तो पहला जो ऑप्शन है वो है डैन। तो डैन का मतलब होता है एक ऐसा प्लेस जहाँ जंगली जानवर रहते हों, यानी बोल सकते हो दैट प्लेस वेयर सर्टेन वाइल्ड एनिमल लिव। लिखना चाहो लिख सकते हो, पूछा जा सकता है दैट प्लेस वेयर सर्टेन वाइल्ड एनिमल लिव, यानी एक ऐसा जगह जहाँ जो है जंगली पशुएं रहते हैं, उसे क्या कहता है? डेन कहा जाता है। बात करेंगे पेन के बारे में। तो पेन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? PEN, इसका मतलब होता है बाड़ा। बाड़ा का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? आप बोल सकते हो जिसमें पशुओं को रखा जाता हो, जैसे आप लोग देख सकते हो ये हुआ, पिक्चर में दिख रहा होगा आपको, ये बाड़ा हुआ। ठीक है, हाँ जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, उल्लुओं का समूह कहलाता है, क्या कहलाता है? पार्लियामेंट, स्वर्ण, हर्ड, स्कूल, यानी अ ग्रुप ऑफ ऑयल्स इज कॉल्ड। क्या कहेंगे? उल्लुओं के समूह को क्या कहेंगे बच्चों एक शब्द में?
तो वेरी गुड। यदि आप लोग आंसर ऑप्शन ए दे रहे हैं देन आप लोग का आंसर सही है। तो क्या कहा जाता है? पार्लियामेंट कहा जाता है। ठीक है, हाँ जी, पार्लियामेंट होता है उल्लुओं का समूह। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, किसने मेट्रो पुरुष कहा जाता है, सॉरी किसे मेट्रो पुरुष कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, मनमोहन सिंह, श्रीधरन, अन्ना हजारे, निखिल। जल्दी से बता दीजिए किसे जो है मेट्रो पुरुष की उपाधि मिली है, किसे मेट्रो पुरुष कहा जाता है स्टूडेंट? जल्दी से, बिल्कुल फास्ट। तो वेरी गुड, यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यानी ई श्रीधरन जी को मेट्रो पुरुष कहा जाता है भारत का। देखिए कभी कभी ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे लौह पुरुष किसे कहा जाता है भारत का, है ना, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो एक बार जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए, भारत का लौह पुरुष किसको कहा जाता है? वेरी गुड, किसको कहा जाता है? बिल्कुल फास्ट। हाँ जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। और ये भारत के पहले क्या थे? गृह मंत्री थे, और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी थे, याद रखना है। ठीक है, अब इसी प्रकार यदि मैं आपसे पूछूं भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? जल्दी से बता दीजिए, भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है बच्चों? तो वेरी गुड, किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है समुद्रगुप्त जी को। ठीक है, किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त जी को कहा जाता है। और ठीक इसी प्रकार अब मैं पूछूं भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो क्या जवाब दीजिएगा? बता दीजिए, भारत का शेक्सपियर, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो जी हाँ दोस्तों, किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है कालिदास जी को। ठीक है, कालिदास जी को कहा जाता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि क्लास अच्छी लग रही हो, इंटरेस्टिंग लग रही हो, तो एक लाइक जरूर दे दीजिएगा। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, टाटा कंपनी समूह का अगला अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? देखिए 2011 में जब क्वेश्चन पूछा गया था तो उस समय अध्यक्ष बदले गए थे, लेकिन हमको अभी का देखना है। अभी का बता दीजिए, टाटा कंपनी समूह का जो अभी अध्यक्ष है वो कौन है? अध्यक्ष कौन है बच्चों? बिल्कुल फास्ट। टाटा कंपनी ग्रुप का जो अध्यक्ष है अभी कौन है बच्चों? तो वेरी गुड, कौन है वर्तमान समय में? रतन टाटा जी हैं, है ना, याद रखना है, रतन टाटा जी बहुत अच्छे आदमी है, बहुत हेल्पलेस लोगों की तो बहुत मदद करते हैं। ठीक है ना, आप लोगों ने सुना भी होगा, काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं ये, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यानी रतन टाटा। चलिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, रूसी अदालत में 2011 में किस पुस्तक पर विचार किया गया? देखिए ये 2011 का प्रीवियस पेपर है, इसीलिए ये करंट अफेयर्स पूछा गया था 2011 में, है ना। अब मान लीजिए 2011 का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो 2011 का ही करंट अफेयर्स आएगा ना जी। तो देखिए उस समय जो है रूसी अदालत में 2011 में किस पुस्तक पर विचार किया गया था? तो ये किया गया था बच्चों, वेरी गुड, किस पुस्तक पर? तो ये गीता पर विचार किया गया था। ठीक है, हाँ, ऑप्शन डी जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात आई है स्टूडेंट रूस की, ठीक है, बात आ चुकी है रूस की, तो कभी कभी पूछ लेता है रूसी क्रांति, रूसी क्रांति हुई थी वो किस वर्ष हुई थी? तो जल्दी से बता दीजिए, रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो बच्चों याद रखना है, सन 1917 ईस्वी में हुई थी। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी का सही है जी। हाँ जी, तो रूसी क्रांति कब हुई थी? तो सन 1917 ईस्वी में हुई थी। इसी तरह एक क्वेश्चन ये भी पूछा था, फ्रांसीसी क्रांति, बता दीजिए जल्दी से, रिवीजन भी हो जाएगा, वैसे तो कई बार मैं बता चुका हूँ। ये कब हुआ था फ्रांसीसी क्रांति? बिल्कुल फास्ट। तो वेरी गुड, कब हुई थी जी फ्रांसीसी क्रांति? तो वेरी गुड, 1789 ईस्वी में, है ना, 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है, घास में कौन सा गैर परंपरागत ईंधन बनाया जा सकता है? यानी घास में कौन सा गैर परंपरागत ईंधन बनाया जा सकता है, यानी विच नॉन कन्वेंशनल फ्यूल कैन बी मेड फ्रॉम ग्रास? बताइए, एथेनॉल, बायोडीजल, बायोगैस या हाइड्रोजन? जल्दी से जवाब दीजिएगा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके पैरामेडिकल में पूछा जा चुका है। तो घास में कौन सा गैर परंपरागत ईंधन बनाया जा सकता है? तो वेरी गुड बच्चों, यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यानी बायोगैस बनाया जा सकता है। ठीक है, हाँ जी। अब ये बायोगैस क्या है? तो बच्चों बायोगैस का जो उत्पादन होता है वो एक जैव रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा होता है।
अब यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ये पूछता है कि भाई हाँ, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, मुख्य मेन कंपोनेंट क्या है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है बच्चों। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है आईटीआई और पैरामेडिकल के एग्जाम में। तो बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, मीथेन है। मीथेन है ना, मीथेन, जिसको गोबर गैस भी कहते हैं, और इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, CH4। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है, 2011 में माइक्रोसॉफ्ट ने कौन सा ब्राउज़र उपलब्ध कराया था। बता दीजिए कौन सा ब्राउज़र उपलब्ध करवाया था। इंटरनेट एक्सप्लोरर 9, विंडोज़ 7, या इंटरनेट एक्सप्लोरर 7, या विंडोज़ 9। जल्दी से जवाब दीजिएगा बच्चों, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो वेरी गुड, यदि आप बच्चों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, देन आप लोग का आंसर सही है ना। तो याद रखना है बच्चों, 2011 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने जो है विंडोज 7 उपलब्ध करवाया था। चलिए बात करते हैं, देखिए माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बात आई है, तो अभी वर्तमान में CEO कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है माइक्रोसॉफ्ट का, बता दीजिए कौन है। तो वेरी गुड बच्चों, कौन है, सत्य नडेला। जी हाँ दोस्तों, याद रखना है, सत्य नडेला, सत्य नडेला जी हैं, ठीक है, याद कर लीजिएगा। देखिए माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। हाँ चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला प्रश्न है, CRH 380A, इसका नाम है, क्या नाम है, शीघ्रतम वायुयान, शीघ्रतम ट्रेन, शीघ्रतम कंप्यूटर, या US अंतरिक्ष यान। यानी ये जो CRH 380A है, ये क्या है, क्या है बच्चों, जल्दी से बिल्कुल फास्ट। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, देन आप लोग का आंसर सही है। तो ये क्या है बच्चों, एकदम शीघ्रतम ट्रेन है, यानी एकदम फास्टेस्ट ट्रेन है ना, चाइना की है। तो आपको याद रखना है CRH 380 क्या है, एकदम शीघ्रतम ट्रेन है, एकदम फास्टेस्ट ट्रेन है, जो कहाँ चलती है, चाइना में चलती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है, इस्तांबुल का पुराना नाम क्या है। इस्तांबुल जो कि एक कंट्री है, इसका पुराना नाम क्या था बच्चों, जल्दी से बता दीजिए। ऑप्शन ए है कंस्टेंटिनोपल, ऑप्शन बी है क्रिस्टीना, ऑप्शन सी है न्यासलैंड, ऑप्शन डी है पर्शिया। जल्दी से जवाब दीजिएगा बिल्कुल फास्ट। इस्तांबुल का पुराना नाम क्या है स्टूडेंट। तो वेरी गुड, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी इस्तांबुल का पुराना नाम क्या है, कंस्टेंटिनोपल है, ठीक है। हाँ जी, एक कंट्री है इस्तांबुल, इसका पुराना नाम क्या था, कंस्टेंटिनोपल है। देखिए यहाँ से भी पूछे गए हैं, देश के प्राचीन और नवीन नाम से क्वेश्चन आ रखे हैं काफ़ी बार। जैसे एक प्रश्न पूछा गया था, इराक, इराक का पुराना नाम क्या है। इराक जो कि एक कंट्री है, इसका पुराना नाम क्या है, 2020 में ही ये क्वेश्चन आया था। तो क्या है बच्चों, मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया, ठीक है। ठीक इसी प्रकार देखिए एक होता है ईरान, एक ईरान देश है, तो इसका पुराना नाम क्या है, तो इसका पुराना नाम पर्शिया है। तो बच्चों याद रखिएगा, आप लोगों से ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं 2021 में भी, ठीक है। तो इराक का पुराना नाम मेसोपोटामिया और ईरान का पुराना नाम पर्शिया। इसी तरह से देखिए एक और कंट्री है म्यांमार, आप लोग नाम भी सुने होंगे म्यांमार। तो म्यांमार का पुराना नाम क्या था, बिल्कुल फास्ट, म्यांमार का पुराना नाम क्या था, बिल्कुल फास्ट, हाँ जी क्या था, तो वर्मा, वर्मा, ठीक है, हाँ जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है, यह नदी पंजाब और राजस्थान दोनों में बहती है। कौन सी नदी है जी, जो पंजाब में भी बहती है, राजस्थान में भी बहती है, दोनों जगह बहती है। रावी नदी, सतलज नदी, चंबल नदी, या व्यास नदी। जल्दी से आंसर कीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे ऐसे क्वेश्चन नदियों से संबंधित पूछे जाते हैं। बिल्कुल फास्ट, कौन सी नदी पंजाब और राजस्थान दोनों में बहती है। वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, देन आप लोग का आंसर सही है। तो व्यास जो नदी है ये पंजाब और राजस्थान दोनों में बहती है, ठीक है। अब देखिए कभी कभी प्रश्न ये भी पूछता है कि कौन सी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, ठीक है। जैसे बात करेंगे हम लोग व्यासी नदी का बात करेंगे, तो व्यास नदी कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम स्थल कहाँ से है, तो यह है रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा आपको याद रखना है, ठीक है।
रावी नदी है, रवि नहीं है, रावी। तो बता दीजिए रावी नदी का भी उद्गम स्थल कहाँ से है, तो ये भी रोहतांग दर्रा से ही निकलती है। ठीक है, एक ट्रिक भी मैं बताया था, रावी से रवि और व्यास से प्यास। तो रवि को प्यास लगा और उसको पानी कहीं नहीं मिला, वो रो रो के तंग आ गया था। समझ में आया बच्चों? ये ट्रिक मैं बताया था अपने पेड क्लासेस में, वहाँ पे मैंने अच्छे से इसको और बताया था। जैसे देखिए रावी नदी है और एक व्यास नदी है, दोनों नदियों का उद्गम स्थल कहाँ से है, रोहतांग दर्रा। तो रावी से रवि और व्यास से प्यास। ठीक है, रावी से रवि और व्यास से प्यास। तो रवि नाम का एक लड़का था, उसको बहुत तेज से प्यास लगी, पानी कहीं नहीं मिला, रो रो के तंग आ गया। बात करेंगे सतलज नदी के बारे में, तो इसका उद्गम स्थल कहाँ से बच्चों, तो इसका उद्गम स्थल है मानसरोवर झील। ठीक है, और अब बात करेंगे चंबल नदी के बारे में। तो चंबल से कंबल इतना छोटा है कि उसमें जरा सा भी पाँव नहीं आ पा रहा है, ट्रिक बताया था। तो चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, जासा पाव पहाड़ी। ठीक है, यानी देखिए चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, जासा पाव पहाड़ी। चंबल को मैंने ट्रिक बताया था, चंबल को रिलेट कर देना है कंबल इतना छोटा है कि उसमें जरा सा भी पाँव नहीं आ पा रहा है ना। तो चंबल से कंबल, यानी चंबल नदी का जो उद्गम स्थल है कहाँ है, जासा पाव पहाड़ी से है। सतलज नदी का मानसरोवर झील से है। रावी और व्यास नदी रोहतांग दर्रा से। चलिए बढ़ते हैं, और देखिए आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्या पूछा था, गोदावरी नदी के बारे में पूछा था। तो गोदावरी नदी का बता दीजिए। तो जी हाँ दोस्तों, गोदावरी नदी जो है इसका उद्गम स्थल कहाँ से है, तो ये है नासिक के निकट से एक पहाड़ी है, त्रियबंधक की पहाड़ी, वहीं से निकलती है। ठीक है, चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, किसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनी या तैमूर या बाबर। बिल्कुल फास्ट आंसर दीजिएगा स्टूडेंट, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। किसने भारत पर लगातार 17 बार आक्रमण किया था बच्चों, हाँ जी, तो किसने किया था, वेरी गुड। यदि ऑप्शन नंबर बी आप लोग आंसर दे रहे हैं देन आप लोग का आंसर सही है। तो मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है बच्चों कि सोमनाथ मंदिर पर किस मुस्लिम शासक ने आक्रमण करवाया था और कब करवाया था। सोमनाथ मंदिर जो कि बहुत ही फेमस मंदिर है बच्चों, तो जल्दी से बता दीजिए सोमनाथ मंदिर पर किस मुस्लिम शासक ने आक्रमण करवाया था और कब करवाया था। हाँ जी, तो याद रखना है सोमनाथ मंदिर पर भी इसी ने यानी मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण करवाया था। कब करवाया था, तो ये 1024 ईस्वी में। ठीक है, ये आपको याद रखना है ना। तो सन 1024 ईस्वी में जो है सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण करवाया था, मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण करवाया था, और जितने भी सोने हीरे जवाहरात इस मंदिर में थे सबको लूट कर भी लेके गया था। ठीक है ना, हाँ जी, तो याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, द गोल्डन गेट के लेखक कौन है बच्चों। द गोल्डन गेट एक पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है, विक्रम सेठ, शोभा डे, सलमान रसूदी या वी.एस. नॉयपॉल। जल्दी से जवाब दीजिएगा, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल फास्ट। तो वेरी गुड, यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए देन आप लोग का आंसर सही है। तो द गोल्डन गेट के लेखक कौन है, विक्रम सेठ है द गोल्डन गेट पुस्तक के लेखक। अब बच्चों बाकी के ऑप्शंस की बात करें, शोभा डे, तो बच्चों इनके द्वारा जो है एक रिसेंटली बुक पब्लिश किया गया, बहुत ही अच्छी बुक है, लॉकडाउन लेसन्स। पूछा जा सकता है ना, पूछा जा सकता है स्टूडेंट कि लॉकडाउन, देखिए ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है, लॉकडाउन लेसन के रचनाकार कौन है, रचयिता कौन है। तो बच्चों आपको याद रखना है लॉकडाउन लेसन्स इस पुस्तक के रचनाकार कौन है, तो शोभा डे हैं। ठीक, तो स्टूडेंट अब बात करेंगे सलमान रसूदी जी के बारे में। तो इनके द्वारा भी जो है एक बहुत ही फेमस बुक लिखी गई है, कई सारी फेमस बुक है जिसमें से एक है मिडनाइट चिल्ड्रन। पूछ लेता है कि मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के रचयिता कौन है, तो बच्चों आपको याद रखना है मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक रचयिता कौन है, सलमान रसूदी जी हैं। बात करेंगे वी.एस. नॉयपॉल जी के बारे में, तो इनके द्वारा भी एक बहुत ही फेमस बुक है, इनके द्वारा लिखी गई है हाफ ए लाइफ। पूछा जा सकता है हाफ ए लाइफ पुस्तक के रचयिता कौन है, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो याद रखना है वी.एस. नॉयपॉल जी हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है किस खिलाड़ी के सम्मान में उसके नाम पर एक स्टेडियम बनाया गया। बच्चों ये 2011 का पेपर है, तो उस समय एक खिलाड़ी के नाम पर स्टेडियम बनाया गया। वैसे तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आज के डेट में, क्योंकि अब तो बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके नाम पे कई सारे स्टेडियम बनाए गए हैं। बट आप बता दीजिए, 2011 का क्वेश्चन है तो मैं बता देता हूँ। एक खिलाड़ी हैं बच्चों वाई चुंग भूटिया, है ना, तो इनके नाम पर जो है इन खिलाड़ी के सम्मान में एक स्टेडियम बनाया गया था 2011 में। तो ठीक है, 2011 का करंट अफेयर है, उतना जानने की आवश्यकता नहीं है। बट हाँ, यहाँ से मैं ये क्वेश्चन ज़रूर पूछना चाहता हूँ, ये चारों जो खिलाड़ी हैं इनका संबंध किस खेल से है। यानी जैसे महेश भूपति है, इनका संबंध किस खेल से है। तो बच्चों याद रखना है, ये एक टेनिस प्लेयर है, इनका संबंध टेनिस से है। ठीक है, बात करेंगे सचिन तेंदुलकर, तो इन्हें तो गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, तो इनका संबंध किससे होगा, क्रिकेट से होगा, आप सभी जानते हैं, है ना। बात करेंगे वाईचुंग भूटिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो जल्दी से बता दीजिए वाईचुंग भूटिया जो है इनका संबंध किस खेल से है। तो बच्चों याद रखना है, ये फुटबॉलर है, एक फुटबॉल, इनका संबंध जो है फुटबॉल से है। और बात करेंगे विश्वनाथ आनंद, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जल्दी से बताइए। तो विश्वनाथ आनंद, इनका संबंध किस खेल से है, बिल्कुल फास्ट। विश्वनाथ आनंद जी का संबंध बच्चों किस खेल से है। हाँ जी, वेरी गुड, शाबाश। तो वेरी गुड, किस खेल से, शतरंज से है, शतरंज। ठीक है, याद रखिएगा, शतरंज से है। ठीक है, शतरंज। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है कैनरू हम्पी इस खेल से संबंधित है। आपको बताना है जो हम्पी कोनेरू जी हैं, हम्पी कोनेरू जी, इनका संबंध किस खेल से है बच्चों, चेस, हॉकी, फुटबॉल या टेनिस। बिल्कुल फास्ट। हम्पी कोनेरू जी का संबंध किस खेल से है। वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो याद रखना है, हम्पी कोनेरू जी जो है इनका संबंध चेस से है। और अभी हाल ही फिलहाल में हमने एक और क्वेश्चन देखा था, विश्वनाथ आनंद, उनका भी संबंध किस खेल से है बच्चों, शतरंज से था, है ना। ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ से देखिए याद रखना है, ये जो कोनेरू हम्पी जी हैं ये आंध्र प्रदेश की एक भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं, और इस बार वर्तमान समय में रैपिड चेस में जो है ये विश्व चैंपियन भी रह चुकी हैं, है ना। तो याद रखना है आपको कि हम्पी कोनेरू इनका पूरा नाम है, इनका पूरा नाम क्या है, हम्पी कोनेरू, इनका संबंध किस खेल से, चेस से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है द ट्रैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है। हिटलर, शाहरुख खान, चार्ली चैपलिन, आमिर खान। बिल्कुल फास्ट आंसर कीजिएगा, द ट्रैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है स्टूडेंट। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, देन आप लोगों का आंसर सही है। तो बच्चों द ट्रैम्प के नाम से कौन फेमस है, कौन प्रसिद्ध है बच्चों, चार्ली चैपलिन है। ठीक है, ये है कौन बच्चों, तो ये जो है ना एक बोल सकते हो आप लोग, ये हॉलीवुड के हास्य कलाकार हैं, फिल्म निर्माता भी हैं और साथ ही साथ संगीतकार भी रह चुके हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है द ट्रैम्प कौन है, ये एक हॉलीवुड एक्टर भी बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, चलिए तो आज की इस क्लास में इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर दे दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।